नमस्ते सभी को, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और CUET PG हिंदी 2025 की तैयारी में आप सभी अच्छी तरह से जुड़ गए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम CUET PG हिंदी 2025 की एक बेहतर रणनीति, एक इंडिया के टॉप 5 जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए ये हमारे द्वारा जो सीरीज़ चलाई गई है 2025 के लिए, इसमें आप सभी हमारे साथ हैं। इसके लिए आप सभी को इस प्लेटफॉर्म से बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है। अभी इस समय जो हम सीरीज़ लेके आए हैं वो PYQ सीरीज़ लेके आए हैं। PYQ सीरीज़ लाने के ऊपर सबसे बड़ी रणनीति जो हमारी है वो यह है कि अभी आप टेक्स्ट को पढ़ रहे होंगे, अलग अलग बुक को पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे टीचर्स ने अपने हिसाब से वो रिकमेंड करते रहते हैं, आप वहाँ से देख के पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ते हुए चलना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, इस पे आप तभी इस पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सही तरीके से देख पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार सही से देख जाइए। 3 साल के पेपर हमारे पास हैं, 22, 23, 24। मैं तीनों पेपर को करवाऊँगा। जो 22 का पेपर है उसकी उस पेपर में जो 75 क्वेश्चन थे उसकी आज तीसरी वीडियो है और आज ये अंतिम वीडियो। आज जो 2022 का जो पेपर था वो आज पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो बिना देर किए हम चलते हैं आज के सीरीज़ के ऊपर। थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हो गया चूँकि मैं किसी और काम में थोड़ा व्यस्त था, इस वजह से ये 2 दिन गैप के बाद तीसरी वाली वीडियो आ रही है। आज ये 22 का पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं 23 के ऊपर वीडियो लेके आना ही स्टार्ट करूँगा। वहीं जो इस सीरीज़ की जो पहली वीडियो थी, पहली वीडियो में लगभग 2 प्रश्न मेरे द्वारा भूल से गलत उत्तर बता दिए गए थे, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने करेक्शन कर दिया है। आप जाके डिस्क्रिप्शन ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिर उस वीडियो को डिलीट करना, दोबारा बनाना, अपनी गलती खुद मान लेना, इसमें हमको लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है। अब मैं कहाँ से ऑथेंटिक कुछ लेके आऊँ भाई, जो गलत है वो गलत है। तो मेरे ही कुछ साथ के लोगों ने बताया कि आपने इस क्वेश्चन का उत्तर भूल से या फिर जाने अनजाने में गलत बताया है, मैंने एक्सेप्ट किया और डिस्क्रिप्शन में उसका सही उत्तर दे दिया है। चलते हैं, हम इसके पहले लगभग 45 प्रश्न कर चुके थे 75 क्वेश्चन में। आज 46वें नंबर प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। 46 से लेके आज 75 तक जितने भी प्रश्न हैं सब पर हम बात करेंगे, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो, क्योंकि बहुत पार्ट बनाना वीडियो का सही भी नहीं है। मैक्सिमम एक पेपर के ऊपर 2 से 3 वीडियो मैं लेके आऊँगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे ये करनी है कि आप किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करने से बचिए अभी, क्योंकि अभी आपके पास पूरा पर्याप्त समय है। सारा CUET PG हिंदी 2025 से संबंधित जितने भी कंटेंट हैं, अभी बहुत धीरे धीरे कंटेंट आना स्टार्ट हो रहा है। एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीना पहले मैं सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा और वहाँ से 100% की तो बात नहीं कोई कर सकता, जो करता है वो अब कैसे करता है मुझे नहीं पता, लेकिन 98% प्रश्न ऐसे होंगे जो उस कंटेंट से आपको मिल जाएंगे। क्योंकि 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं सभी साल सभी पेपर में, जो 1-2 प्रश्न नहीं, उसका कंटेंट कोई नहीं दे पाता। हाँ, उसी कंटेंट के भाव से, अंदर से वो प्रश्न बनते हैं, आप उसे पढ़ोगे तो वो भी सही हो जाएंगे। 100% बोला जा सकता है, लेकिन ये बोल के कि मैं जो मैं जो MCQ करा रहा हूँ वही डिट्टो पेपर में आ जाएगा, ऐसा करना बेवकूफ़ी की बात हमको लगती है। अभी आपके सामने बहुत सारे पोस्टर आ रहे होंगे कि 2000 के कोर्स आप ज्वाइन कर लो, 3000 के ज्वाइन कर लो, उसमें MCQ मिलेगा, PYQ मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, PDF मिलेगा, ना तरह तरह की बातें। एक बार ज्वाइन कर लोगे फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, कोई सही कह रहा था, मुझे नहीं ज्वाइन करना था। खैर ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है, मैं अपना काम यहाँ करता रहूँगा। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। अगर ये PDF भी आज वीडियो जब समाप्त हो जाएगी, मैं कल तक अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आंसर विथ आंसर के साथ। तो नीचे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन A के रूप में लिखित है, दूसरा कारण R के रूप में। अभी कथन A, सांप्रदायिक समस्या प्रेमचंद की चिंता का मुख्य विषय थी। कारण
स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना से गहराई से जुड़े होने के कारण प्रेमचंद सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय एकता में बाधक मानते थे। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। चौथा, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। मैं सभी प्रश्नों के विकल्प इस तरह से नहीं पढ़ूंगा। आप चूँकि अब उतने छोटे बच्चे आप नहीं हो, मैं अगली बार से केवल उत्तर पर बात करूंगा और प्रश्न पे जो ये मेन प्रश्न है उस पर चर्चा करूंगा। ये सब नीचे की पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कथन अभिकथन दोबारा देखते हैं हम। सांप्रदायिक समस्या प्रेमचंद की चिंता का मुख्य विषय थी, बिल्कुल भी सही है ये अभिकथन। और कारण, स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना से गहराई से जुड़े होने के कारण प्रेमचंद सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय एकता में बाधक मानते थे, ये भी सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 47। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इससे सेम उसी तरह से है। अभिकथन ए, प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन है। कारण, उपनिवेशवाद और सामंतवाद का विरोध स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्श मुक्त चेतना को लोकव्यापी बनाने में प्रगतिशील आंदोलन की महती भूमिका है। ये दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं। प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन था, बिल्कुल सही है। और उपनिवेशवाद और सामंतवाद का विरोध स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्श मुक्ति चेतना को लोकव्यापी बनाने में प्रगतिशील आंदोलन की महती भूमिका रही है। प्रगतिशील आंदोलन की विषय वस्तु को देखा जाए, उसके उद्देश्य को देखा जाए तो ये सारे बिंदु उसके उद्देश्यों में देखने को मिलते हैं। आप जब पढ़ोगे तो ये सब कुछ वहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाहे वो स्वतंत्रता की बात हो, समानता की बात हो, न्याय के आदर्श की बात हो, शिक्षा की बात हो, समान शिक्षा की बात हो। ये सब कुछ धीरे धीरे आंदोलनों में, अलग अलग आंदोलनों में ये आधुनिक होता गया। तो ये भी देखिए, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 48। साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे बाद में ये है हिंदी साहित्य की भूमिका। हजारी प्रसाद द्विवेदी, चूँकि ये सबसे बाद के रचनाकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस्तवार द ता लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी, इसके गारसा द तासी सबसे पहले, ये चूँकि ये रचना फ्रेंच में लिखी गई, इसकी भाषा भी फ्रेंच थी, गारसा द तासी। और शिव सिंह सरोज नाम की जो रचना है वो लिखे थे शिव सिंह सेंगर। थोड़ी राइटिंग अभी इस पर उंगली नहीं बैठ पाई है मेरी सही तरीके से। शिव सिंह सेंगर। और ये उसके बाद ये इसके हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। यही प्रश्न सबसे पहले वीडियो में गलत हुआ था, सबसे पहले काल विभाजन इनने ही किया था। इसके ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर डी आएगा, उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार। हाँ देखिए, डी सबसे पहले, डी सी बी ए, डी के बाद सी, शिव सिंह सरोज, लगभग ये 1813 की बात है, 1913, यस। उसके बाद बी, फिर ए। ठीक है, इसके उत्तर की तरफ आप देख सकते हैं डी सी बी ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित कवियों को उनके रचनाकाल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। आप देख सकते हैं ये सारे कवि लगभग आदिकाल से संबंधित हैं। आदिकाल में जब सबसे पहले आप देखेंगे तो अमीर खुसरो को पाएंगे,
पहले नंबर पर ये होंगे, यानी सी जिसमें सबसे पहले होगा वो उसे आप टिक कर सकते हैं। सी एक ये है, दूसरा ये है। अब इन दोनों में देख लेते हैं हम कौन सा उसके पहले आएंगे। उसके बाद अमीर खुसरो के बाद मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के बाद नूर मोहम्मद जी आते हैं। तो दूसरे नंबर पर ये हैं, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये। अब देखिए जितने भी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, यही सब लोग रचनाकार महत्वपूर्ण हैं। आदिकाल से कुछ प्रमुख रचनाकारों के नाम आप उठा सकते हैं। जैसे आदिकाल से हो गए आपके अमीर खुसरो, विद्यापति, इन सबों को देख लीजिए। चूँकि आदिकाल से ये अमीर खुसरो आदिकाल से ही हैं। मलिक मोहम्मद जायसी तो ये सबसे पहले इसलिए भी आते हैं कि आदिकाल से काल ही इनका अलग था। वहीं जायसी भक्ति काल से आते हैं। भक्ति काल के शुरुआती दौर के ये कवि में इनका स्थान है। उसके बाद आते हैं नूर मोहम्मद। उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं उस्मान, नूर मोहम्मद, इन सबों का सीरीज है। मैं सब पूरा लेके आऊँगा सीरीज आपके सामने। सभी रचनाकारों की लिस्ट जन्म काल के अनुसार मैं लिस्ट बना के दे दूँगा आपको। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी है, असद जैदी। तो इसका ऑप्शन ए सही है पहला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में बढ़ते हुए लिखिए। इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो नाटक लिखा गया था वह नाटक है प्रथम नाटक शुरुआती दौर का ही नाटक है, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष मैं बताता हूँ। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1881 है और इसके बाद के ही सारे रचनाएं हैं। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंधेर नगरी। और एक और इनका चर्चित नाटक आप लोग जानते होंगे, अंधा युग। माफ़ कीजिएगा, अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। एक और नाटक उनका है भारत दुर्दशा। हाँ, भारत दुर्दशा। ये दोनों सिमिलर नाटक हैं, एक साथ चलते हैं। भारत की दुर्दशा के ऊपर ये नाटक लिखा गया है 1880 की किस तरह से भारत सोया हुआ था और भारतेंदु हरिश्चंद्र सोते हुए भारत को जगाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये भारत दुर्दशा 1880 और 1881 ये शुरुआती दौर के नाटक हैं। आप इसे याद रखिए। 10-12 नाटक ऐसे हैं जिसे आप शुरुआती दौर के नाटक याद कर लेंगे तो आपको मोटी मोटा ये अंदाज़ा लग जाएगा कि उसमें से कौन सा ऑप्शन पहले आ जाए, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। इसमें देखिए डी ऑप्शन जिसमें पहले होगा उसकी तरफ आप जा सकते हैं, तो ऑप्शन ए की तरफ इसका पहला उत्तर आंसर सही है। अभी हम डायरेक्ट पीवाईक्यू पर पूरा एनालिसिस नहीं करेंगे, हम केवल पीवाईक्यू को देखते हुए चलेंगे ताकि आप उसको सही तरीके से जब टेक्स्ट पढ़ो तो आपको पता रहे कैसे कैसे पीवाईक्यू पूछे गए हैं। तो जहाँ आपको लगे कि ये पीवाईक्यू में यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं आप उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाओ। तो जल्दी में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है 51। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। मैं इस पर बात करता हूँ 1 सेकंड के लिए। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1954 है। परीक्षा गुरु 1880 या 82, इन दोनों में से एक है। थोड़ा सा मेरे ध्यान से उतर गया लेकिन इससे बाहर नहीं है। गोदान 1936, शेखर एक जीवनी 1941 और 1944, ये 2 भागों में आया था। तो इसमें सबसे पहले देखिए बी ऑप्शन है। बी के बाद आप जा सकते हैं सी पर, बी, सी, डी और ए। बी, सी, डी, ए आप देखिए कौन से में सही है। बी, सी, डी, ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले देखिए बिहारी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरहपा, मीराबाई, ये आपके ऑप्शन में हैं। हम इन पर बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं सरहपा यह आदिकाल से आते हैं, यानी ऑप्शन सी पर हम जा सकते हैं। और सबसे बाद में हम महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी और बी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। उसके बाद बीच में उसके बाद मीराबाई पर जा सकते हैं। मीराबाई के बाद ए बिहारी, सी, डी, ए, बी देखते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर अगले चर्चा करेंगे। सी, डी, ए, बी एक ऑप्शन है, सी, डी, ए, बी यानी ए और बी।
ठीक है, यही सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकाल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। ये भी बहुत साधारण से प्रश्न है। जब अलग अलग काल से रचनाओं को आपको दे दिया जाए ना, तो आप एक मोटा ध्यान से रखो, याद रखो, कुछ काल इतना तो आपको याद होना चाहिए कौन सी रचना किस काल में लिखी गई। लेखक नहीं याद है, प्रकाशन वर्ष नहीं याद है, कम से कम काल तो याद कर लो कि आदिकाल से कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, मध्यकाल से कौन सी रचनाएं प्रमुख हैं, मध्यकाल में भक्ति काल की कौन सी रचनाएं हैं, रीति काल की कौन सी रचनाएं हैं, आधुनिक काल में छायावाद की कौन सी रचनाएं हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, मतलब सब कुछ आपको व्यवस्थित कंटेंट मिलेगा यहाँ पर। लेकिन इतना आप मोटा हिंदी साहित्य का अगर इतिहास पढ़ रहे हो आप, चाहे वो सरल इतिहास पढ़ रहे हो, वहाँ से भी इसलिए पढ़ने के लिए मैं बोला कि आप समझ पाओ। मैं दोबारा लिख देता हूँ, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। इसके लेखक हैं, मैं सारी वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले इस किताब को आप पढ़ जाइए, विश्वनाथ त्रिपाठी। और यह किताब हमको लगता है, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ, यह किताब पूरे 178 पेज की है, 178 पेज की है। आप एक दिन का टारगेट रखिए 40 पेज पढ़ने का, 4 चौक 16 आप 5 दिन में पढ़ सकते हो। हम चलते हैं अब इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न आप देखिए, सबसे पहले इसके उत्तर की तरफ, इसका जो उत्तर है देखिए, सबसे पहले दोहा कोश यह आदिकाल की रचना है। इसके लेखक हैं सरहपा। दिल्ली विश्वविद्यालय के में जब मास्टर्स में आप आ जाओगे तो वहाँ के सिलेबस में लगा हुआ है यह सरहपा। उसके बाद विनय पत्रिका, उसके बाद आप देख सकते हैं कवित्र रत्नाकर, फिर प्रिय प्रवास, यानी CDAB। अगर ऐसा ऑप्शन है तो इधर आप चल सकते हैं, CDAB ऑप्शन नंबर 3 आंसर है इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए, प्रिय प्रवास जो है वो आधुनिक काल की रचना है, आधुनिक काल। और यह प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य के रूप में इसे जाना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके लेखक हैं, ठीक है। यह 17 प्रिय प्रवास 17 सर्गों में विभक्त है, मतलब मुझे जितना पता है मैं उस पर बात कर लेता हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 54, निम्न कहानियों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लाइए। मेरे इसके पहले कोई तैयारी नहीं है, मैं तुरंत ये मेरे सामने मैं प्रश्न टाइप करके लेके आता हूँ। इसके पहले थोड़ा सा भी नहीं देखता हूँ इसका उत्तर क्या होना, मैं डायरेक्ट यहीं पे बात करता हूँ। एक आध प्रश्न अगर छूट जाए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ पहले वीडियो में जो दिक्कतें हुई थी 1-2 प्रश्न को लेकर के, उसके बाद मैं पूरा ध्यान एकाग्र करके प्रश्न करता हूँ ताकि एक भी प्रश्न गलत ना हो। फणीश्वर निम्न कहानियों में प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाइए। सबसे पहले देखिए, डी जो है उसने कहा था, यह सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था, इसका प्रकाशन वर्ष है 1915। उसके बाद सी पूस की रात, फिर फैंस के इधर उधर, फिर शरणार्थी। यानी आप जा सकते हैं इसके ऑप्शन नंबर ए की तरफ, डी, सी, ए और बी। मैं दोबारा से इस पर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले 1915 उसने कहा था कहानी का प्रकाशन हुआ था। इसमें देखिए, उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ था। वहीं पूस की रात जब कहानी की बात करते हैं, यह प्रेमचंद की कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष जहाँ तक मैं ठीक हूँ 1930 है। फैंस के इधर उधर और शरणार्थी ये नई कहानी है, ये बाद में ही आएगी। यानी ये डी, सी जिसमें भी है उसकी तरफ आप जा सकते हैं। देखिए, पहले किसी में नहीं है, डी सबसे पहले है तो पहले की तरफ हम चल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि माने जाते हैं। कारण घनानंद प्रेम के पीर के कवि के रूप में विख्यात हैं। बिल्कुल, बिहारी को गागर में सागर यानी कम शब्दों में अधिक बात कह देने की कला बिहारी के अंदर कूट कूट के भरी थी। वहीं घनानंद जो थे वो प्रेम के पीर के कवि के रूप में विख्यात थे। तो ए और दो दोनों सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कृतित्व
संक्रांतिकालीन चेतना का रूप है। दूसरा कारण है इसका कि भारतेंदु के काव्य में मध्ययुगीन परिपाटी को का न तो अनुसरण है न प्रभाव। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। इसका जो पहला है भारतेंदु का कृतित्व संक्रांतिकालीन चेतना का रूप है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। और दूसरा जो है वो बिल्कुल गलत है। भारतेंदु के रूप में मध्ययुगीन परिपाटी का न तो अनुसरण है न प्रभाव। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए ये बिल्कुल गलत है। भारतेंदु के काव्य में मध्यकालीन परिपाटी का ना तो अनुसरण है ना प्रभाव, बिल्कुल है। इसलिए दूसरा ऑप्शन जो है क्या है वो गलत है। तो हम तीसरे ऑप्शन की तरफ चल सकते हैं, कथन पहला सही और कथन दूसरा गलत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 57। हिंदी नवजागरण का प्रवर्तन ज्योतिबा फूले ने किया। द्विवेदी युग में नवजागरण की धारा अवरुद्ध हो गई। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं क्योंकि नवजागरण का हिंदी नवजागरण का प्रवर्तन ज्योतिबा फूले ने नहीं किया था। हिंदी नवजागरण का प्रवर्तन कहीं ना कहीं से महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये शुरू आरंभ माना जाता है। हिंदी नवजागरण का आरंभ वहीं से होता है और द्विवेदी ही नवजागरण के अग्रदूत माने गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अग्रदूत महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना गया है भारतीय नवजागरण का या फिर हिंदी नवजागरण का, सॉरी। द्विवेदी युग में नवजागरण की धारा अवरुद्ध हो गई, यहीं से आरंभ हुई थी, इसलिए ये भी कथन गलत। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 58। प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक से माना जाता है, बिल्कुल सही। 1943 में तार सप्तक आता है। इसके संपादक अज्ञेय होते हैं। अज्ञेय के द्वारा ये प्रयोगवाद अपने आप में चरम लेवल पर पहुंचता है। 4 तार सप्तक आते हैं, पहला 43, उसके बाद दूसरा तार सप्तक जो आता है 1951 में, फिर 1959 में, फिर इसके 20 साल के अंतराल में आता है 1979 में। यानी पहले तीनों में 8-8 साल का गैप होता है और चौथे में जो गैप होता है वो होता है 20 साल का गैप। 43, 51, 59 और 79, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए सही, लेकिन ऑप्शन दूसरा जो है वो गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 69। प्रेमचंद के उपन्यासों में सामंतवाद और महाजनी सभ्यता के जटिल स्वरूप को उभारा गया है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा, प्रेमचंद की रचनाओं में जनवादी चेतना का नितांत अभाव दिखाई पड़ता है, बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। जनवादी चेतना को लेकर ही तो प्रेमचंद चले थे। आम जन की बातों को उनने अपनी रचनाओं में स्थान दिया, चाहे वो निर्मला हो, चाहे वो सबसे बड़ा उनका जो महाकाव्यात्मक उपन्यास है गोदान। इस पर तो बात इसलिए भी नहीं करनी चाहिए थी, इसकी इसी पर बात ही होती है। ईदगाह जैसी छोटी सी कहानी उनकी रचना की को देख लीजिए। अलग अलग धर्म संप्रदाय के ऊपर किस तरीके से वो ध्यान अपना केंद्रित करते हैं। इसलिए ऑप्शन 2 गलत, तीसरा नंबर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 60। कहानी में जीवन के किसी एक भाग को अभिव्यक्ति दी जाती है, बिल्कुल सही है। उपन्यास में जीवन की संपूर्णता को व्यक्त करना संभव हो पाता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन करिए। दोनों सही हैं, बिल्कुल। कहानी और उपन्यास में यही अंतर होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 61। कहानी में जीवन के किसी एक भाग की अभिव्यक्ति होती है। ये दोनों प्रश्न 2 बार आ गया है, माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है, बिल्कुल सही है। जब जनता की चित्रवृत्ति में परिवर्तन होता है, कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जनता, समाज और साहित्य एक ही सिक्के के 2 पहलू के रूप में देखे गए हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर उसका एक पहलू दिखता है तो दूसरा पहलू उसकी आड़ में छुपा रहता है। दूसरा कारण क्या कह रहा है, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है, बिल्कुल सही है। जाति और साहित्य का अपने आप में चिरकाल से एक अनोखा संबंध रहा है और वो रहेगा। बहुत सारे साहित्यकारों ने इस पर प्रयास किए हैं कि ये मिट जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहुत सारे इस पर वाद
वादों में भी इसके पुट देखने को मिलते हैं, इस पर बात करेंगे हम लोग, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 63, निम्न में से भक्तिकाल के कवि हैं। अब भक्तिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, आप एक टेक्स्ट आपने अभी तक देखा क्या, नहीं देखा तो देखिए। आदिकाल के प्रमुख कवि कौन हैं, आपने देखा क्या, नहीं देखा तो देखिए। भक्तिकाल में कितनी धाराएं बटी हुई हैं, आपने देखा क्या, नहीं देखा तो देखिए। भक्तिकाल में जो शाखाएं बटी हुई हैं, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा, उसमें ज्ञान मार्गी क्या होता है, प्रेम मार्गी क्या होता है, और निर्गुण में सूफी और संत काव्य क्या होता है, आपने उस पर ध्यान दिया क्या, कभी समझने की कोशिश की क्या? अगर नहीं की तो हम करेंगे और साथ में करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ा मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं उनका भी कुछ ना कुछ यहाँ से लाभ होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल ही रुक जाएं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मेरे से भी अच्छा लोग कंटेंट देंगे, पढ़ाएंगे, वहाँ से भी आप कंटेंट ले सकते हो। देखो आप ऐसे टाइम पे हो ना कि आपको चारों तरफ से खींचना है, सोखने का काम करना है, तो आप सोखिए अभी, बाद में फिर निकालिएगा। तो निम्न में से भक्ति काल के कवि हैं, सबसे पहले तुलसीदास जी आते हैं, कबीरदास और चंद्रप्रदाई आदिकाल के हैं। देव जो हैं ये रीति काल के कवि हैं, ठीक है। नानक जो हैं वो भी भक्ति काल के ही कवि हैं। तो ए, बी और ई, ए, बी और ई की तरफ हम चल सकते हैं, उत्तर की तरफ देखते हैं, ए, बी और ई, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चल सकते हैं। प्रश्न संख्या 74, निम्न में से कौन से आदिकालीन ग्रंथ हैं? जितने भी रासो लगे हुए ग्रंथ आपको मिले समझिए वो आदिकाल से हैं। हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ए, सी और डी। सूरसागर ये भक्तिकाल, सूरदास की रचना है। बीजक कबीर, कबीर के सारे इसमें जितने भी उनकी रचनाएं हैं सब इसमें, साखी, शबद, रामायणी, ये सब संकलित हैं। तो ए, सी और डी, इसका उत्तर आप देख सकते हैं, ए, सी, डी पहला जो है वो सही है, ए एन एस उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन से रीत मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? रीत काल में 3 धाराएं चली हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। इन तीनों धाराओं की अपनी अलग अलग अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, उस पर बाकायदा बात होगी। अभी यहाँ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है बोधा ए, और उसके बाद इसमें घनानंद ए, डी, हम देख सकते हैं ए, डी, ए, बी, डी, बोधा, बिहारी और घनानंद, ये रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? बोधा, बिहारी और घनानंद, इसके ऑप्शन पर हम चल सकते। तो इसमें एक बार हम देखते हैं, शायद ये जो बिहारी जी थे, बिहारी रीति सिद्ध थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सारे जितनी भी काव्य से संबंधित जितनी भी परंपराएं थी वो सभी पर खरे उतरने का प्रयास करते हैं बिहारी जी। बिहारी सिद्ध थे 110%, इसलिए हम इसके उत्तर पर देख सकते हैं एक बार, ए, डी और सी, ठाकुर की तरफ, ए, सी, डी, ए, सी, डी। रीतिमुक्त काव्यधारा में आते हैं बोधा, ठाकुर और घनानंद। साथ में एक नाम और नोट कर सकते हैं आप, आलम, आलम भी रीतिमुक्त काव्यधारा से आते हैं। मैं रिकॉल करके आपको बता देता हूँ कि रीति सिद्ध से कौन कौन से नाम आते हैं। रीति सिद्ध से नाम है सेनापति, बिहारी, अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। 2 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बिहारी और सेनापति रीति सिद्ध से। वहीं रीतिमुक्त से आलम, घनानंद, बोधा, उसके साथ साथ ठाकुर, द्विजदेव, ये 4-5 नाम जो हैं वो रीति मुक्त से महत्वपूर्ण हैं। वहीं रीतिबद्ध एक काव्यधारा है, वहाँ से भी कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं, उसे भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। मैं एक बार बोल देता हूँ,
रीतिबद्ध से ज़्यादा लोग नहीं मिलते हैं, इसलिए देखते हैं इस पर। अभी मैं उस पर सारा जो कंटेंट लेके आऊँगा उस पर बात करूँगा आप सभी से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। निम्न में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखे गए हैं? मैला आंचल, मैंने उस पर बात कर ली थी। 1954 की बहुत ही चर्चित उपन्यास है, यूजीसी नेट में भी आपके लगा हुआ है। आप सभी, मुझे पता है सबसे पहले आप सभी का यही टारगेट होगा कि एमए में एडमिशन होने के बाद जेआरएफ। तो मैला आंचल, उसके बाद जुलूस, उस और प्रति परिकथा। ए, सी और ई जिसमें भी है उसकी तरफ हम चल सकते हैं। ए, सी, ई पहला है, यही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 67, निम्न में से प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियाँ कौन सी हैं? पूस की रात आपको पता ही होगा, बहुत ही चर्चित 1930 में लिखी गई कहानी है। बड़े घर की बेटी, यह भी प्रेमचंद का ही उपन्यास है। कफन 1936 इनकी सबसे अंतिम कहानी है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी, सी, डी। हम चल सकते हैं बी, सी, डी की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 68, निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं? छायावादी कवि में 4 लोग महत्वपूर्ण होते हैं, 4-5 लोग। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ये इन चारों का नाम छायावाद से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं ये चारों। तो जयशंकर प्रसाद, पंत, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, यानी ए, बी और डी। ए, बी, डी, ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 69, निम्न में से आलोचनात्मक ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा लिखे गए हैं। रामविलास शर्मा, सबसे पहला उनका जो ग्रंथ है प्रेमचंद और उनका युग, उसके बाद दूसरा ग्रंथ है निराला की साहित्य साधना, तीसरा है भाषा और समाज। भाषा और समाज पर उनने बहुत काम किया, नवजागरण पर भी इनने काम किया है रामविलास शर्मा जी ने। वहीं कामायनी के पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है, और कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि 1960 के आसपास में प्रकाशित हुई थी, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी, डी और ई, बी, डी, ई की तरफ हम चल सकते हैं। बी, डी, ई चौथा ऑप्शन सही है। थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगे हम सभी। अगले प्रश्न की तरफ देख सकते हैं। ये मिलान करने वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर सही करके आने हैं, क्योंकि उसमें से कम 4 में आपको 2 ऑप्शन पता है तो आप सही कर लोगे। आप देखिए प्रश्न संख्या 70 में एक तरफ सूची 1, सूची 2, ये 1, 2, 3, 4 देखते हैं कैसे बना हुआ है उत्तर में। ऐसे आप लिख सकते हैं ए, बी, सी, डी, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही सब में समझिए लिखा हुआ है। नहीं भी लिखा हुआ तब भी आप समझ लीजिए लिखा हुआ है। कबीर की जो रचना है वो है बीजक, यानी A3, जायसी की है पद्मावत, यानी B4, सी सूरदास सुरसागर, C1, तुलसीदास बरवे रामायण, D2। A3, B4, C1, A3, B4 और C1, यानी दूसरे की तरफ हम चल सकते हैं। दूसरा इसका आंसर होगा। वही 71वां क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये भी देख लीजिए। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, यानी B3। मतीराम की रचना है रसराज, B4, A3 है ना, A3, B4। घनानंद की रचना है सुजान हित प्रबंध, D2। सी का आप देख सकते हैं कालिदास त्रिवेणी, हालांकि ये बहुत ही कोई प्रमुख रचनाकारों में नहीं है, लेकिन देखिए गौड़ रचनाकारों से भी पूछा जा रहा है पहला, तो यही ऑप्शन इसका सही है, पहला ही सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 72, उसको वो भी मिलाने वाला है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ था। वहीं
68, हाँ 68 ही में ही प्रकाशित हुआ था, 58 या 68 ही है। निर्मला प्रेमचंद का उपन्यास है और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का। तो A3 2 में है। उसके बाद हम देखते हैं B चंद्रकांता, हाँ B1 जिसमें है उसकी तरफ हम जा सकते हैं, B1 चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 73, बस ख़त्म ही होने वाला है। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनकी रचनाओं को क्रम से मैच करना है। नाटक नामक निबंध जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बी का होगा 4। एक की तरफ हम चलते हैं, ए देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट की बहुत ही चर्चित निबंध है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, आपको पढ़ना चाहिए ये। महादेवी वर्मा का जो निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियाँ, C1। वासुदेव शरण अग्रवाल की जो रचना है वो है पृथ्वी पुत्र, यानी D3। आप दे सकते हैं D2, माफ़ी चाहूँगा, D2। A3B4C1D2, A3B4C1D2, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 74, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गंगा प्रसाद पांडे, इनकी प्रमुख रचनाओं की तरफ हम जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, राम कुमार वर्मा की रचना है कबीर का रहस्यवाद। रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ, ऑप्शन ए का A3 ठीक है। B1, हाँ B1 रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र C4 बिहारी, गंगा प्रसाद पांडे महाप्राण निराला, इसका ऑप्शन 2 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 75, गोपाल चंद गिरधर दास, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस पे मैं थोड़ा सा मैं अंधा युग की बात कर दिया था धर्मवीर भारती की, देखिए वो रचना यहाँ आ भी गई 1980 में, 1880 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। यह एक नाटक है, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध नाटक है भारत दुर्दशा, कि भारत की दुर्दशा कैसे होती है, पूरा इसमें 6 अंकों का यह नाटक है। आप देख सकते हैं, एक बार इस नाटक को पढ़ना ही पड़ेगा आपको, यानी इस ऑप्शन को देख सकते हैं C1, एक ही ऑप्शन से इसे करेक्ट कर सकते हैं आप। नहीं, ये 2 में है तो हम और आगे देख सकते हैं एक बार। ए गोपाल चंद गिरधर दास, ए का 3 होगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, नहुष होगा। A3 यानी दूसरे की तरफ हम चल सकते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, A3B4C1D2, A3B4 यानी गोपाल चंद गिरधर दास नहुष है, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा, शीतला प्रसाद त्रिपाठी और बालकृष्ण भट्ट, इनको आप देख सकते हैं D2। बालकृष्ण भट्ट की रचना है नई रोशनी का विष, और शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना है जानकी मंगल। अगला यही आज का 75वां प्रश्न था, अंतिम प्रश्न था। धन्यवाद, आप सभी ने इस पूरे सीरीज़ को देखा, और जिसने भी इस सीरीज़ को देखा एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें कि मैंने इस सीरीज़ को पूरा देखा, और सीरीज़ देखने के बाद मुझे यह अनुभव हुआ कि यहाँ से मुझे कुछ लाभ हो सकता है। दूसरी बात, मैं जस्ट ये सीरीज़ ख़त्म हुआ, आगे 2023 के पेपर को सॉल्व करूँगा। 2023-24 के पेपर को सॉल्व करने के तुरंत बाद मैं जो आपने बुक पढ़ी विश्वनाथ त्रिपाठी के हिंदी साहित्य सरल इतिहास, उस पर 1-2 दिन बात करूँगा, उससे संबंधित कुछ कंटेंट लेके आऊँगा। उसके बाद मैं यूनिट पहले से 7वें तक जो आपके CUET PG के सिलेबस में लगा हुआ है, मैं धीरे धीरे कंटेंट लेके आऊँगा, और यूनिट में टॉपिक वाइज मैं उसको पढ़ाऊँगा, कवर करूँगा। मेरा अनुमान है कि मैं जनवरी के फर्स्ट वीक या जनवरी लास्ट तक पूरे सिलेबस को कवर कर दूं, और बहुत ज़्यादा क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, मैं हफ्ते में 1 या 2 ही क्लास डालूंगा, ताकि आपको पूरा समय मिले
अपने बुक को पढ़ने के लिए। किताबें जितना आप ज़्यादा पढ़ पाओगे ना, उतना ही आपको लाभ देगा एग्ज़ाम हॉल में। तो आप टेक्स्ट पढ़ो, उसके साथ साथ मेरे साथ आप रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कंटेंट का आप रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल करो। तो धन्यवाद। आपको ये पूरा सीरीज़ कैसा लगा? और मैं बार बार कह रहा हूँ, पेड कोर्स को अभी लेने से ज़्यादा आप सभी बचिए, क्योंकि अभी से पेड कोर्स लेने में हम कोई आपके मुंह में डालने नहीं जाएगा दोस्त। कोई ऐसा नहीं है कि आपको घुट्टी कोई पिला देगा, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो सारे कंटेंट यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। थैंक यू, आप खुद समझदार हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।